हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम काव्य विधि के जो निर्धारित कवि दिए गए हैं उनके अंतर्गत पार्ट 4 सुमित्रानंदन पंत को देखेंगे। और ये वीडियोस आने में इसलिए देर हो रही है क्योंकि मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता, जिस कारण से मैनेज करना थोड़ा सा तकलीफ हो रही है। तो मैं ट्राई करूँगा कि वीडियोज़ जो है वो जल्दी जल्दी आएँ। इससे पहले मैंने कई सारे वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं, इनको आप हमारे चैनल पर जाकर चेक कर लो। इन सब में मैं अपना समय वेस्ट नहीं करूंगा। ये प्लेलिस्ट है, इसको चेक कर लोगे, यहाँ पे सारे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। कहानी नाटक उपन्यास दिए गए हैं। ये टेलीग्राम है, यहाँ से कहानी नाटक उपन्यासों को पढ़ लेंगे। बाकी सब जब आप PDF देखोगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो संक्षिप्त में सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। ये सुमित्रानंदन पंत है, जिनका नाम सुमित्रानंदन पंत है। और इनका जो मूल नाम की यदि बात करें कि इनका नाम क्या था, तो इनका नाम गोसाई दत्त था। बाद में इन्होंने अपना नाम, जब इन्होंने जो उच्च शिक्षा लेने बनारस जब चले गए थे, तो वहाँ इन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त कर लिया, गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंत कर लिया था। और जो सुमित्रानंदन पंत है उन्हें प्यार से प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने प्रकृति की जो चरित्र का चित्रण इतने अच्छे तरीके से किया है, जिस कारण से उन्हें ये उपाधि दी गई है। इनका जन्म 1900 में हुआ था। कसौनी ग्राम है जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है, उस समय उत्तर प्रदेश हुआ करता था। ठीक है। इनका जो मृत्यु है वो 1977 के आसपास हुआ था, 1977 में। और तो उनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त था और माता का नाम सरस्वती देवी था। ये समानतः ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। उनका जन्म स्थान आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा है, तो वो कसौनी याद रखेगा। कौन से जिले से कौन से राज्य से संबंधित है ये पूछा जाएगा, तो ये उत्तराखंड आपको याद रखने। और उस समय ये यूपी हुआ करता था, संयुक्त प्रांत हुआ करता था। 1900 की बात हो रही है, क्योंकि डिवीज़न, मतलब उस समय जो डिवीज़न नहीं हुआ था उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच में। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने कसौनी से ही लिया था, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, बनारस चले गए थे। और इलाहाबाद, जिसका नाम जो है वो प्रयागराज हो गया है, यहाँ इन्होंने शिक्षा ली। यहीं पर जाकर इन्होंने अपना जो नाम था वो सुमित्रानंदन पंत कर लिया था। गोसाई दत्त से उनको अपना नाम इतना पसंद नहीं आया था, क्योंकि वो कुछ स्टेरियोटाइप था, ऐसा हो सकता है। और इनको भाषा का कौन सा ज्ञान था, तो वो संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी बोल लेते थे और लिख भी लेते थे। इस कारण से उनका जो भाषा, यदि आप प्रयोग देखोगे उनके लैंग्वेज को, तो उसमें आपको अंग्रेजी के शब्द भी मिलेंगे, संस्कृत के शब्द भी मिलेंगे, हिंदी, बांग्ला सारे शब्द आपको मिल जाएंगे। यदि इनकी उपलब्धियों की बात करें कि इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या प्राप्त किया है, तो 1950 ईस्वी से इन्होंने ऑल इंडिया जो रेडियो है उसके परामर्शदाता के रूप में कार्य किया। साहित्य अकादमी पुरस्कार लिया, जो सोवियत भूमि पुरस्कार है ये भी लिया। उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला, पद्म भूषण भी इन्हें मिला है। और ये इनका यदि काल डिवीजन की बात करें, जैसा मैं बार बार बोलता हूँ कि हर जो कवि है उनका काल डिवीजन आपको याद होना चाहिए, तो ये काव्य धारा के छायावादी कवि थे। जो छायावाद का युग था उससे ये संबंधित है। और इनकी जो शैली होती थी वो कौन सी होती थी, किस शैली में ये लिखते थे, तो इनकी जो शैली होती थी वो गीतात्मक होती थी। गीत की तरह जो होता है उसको गीतात्मक बोलते हैं, तो वो माने गाने योग्य, तो वो गीतात्मक शैली इनकी होई करती थी। और इनका साहित्य में यदि योगदान की बात करें तो प्रकृति का सुकुमार इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने काव्य में प्रकृति का जो कोमल भाव और मानवीय भाग है उसका अत्यंत सूक्ष्म परीक्षण किया है। सूक्ष्म तरीके से उन्होंने इसका वर्णन किया है, जो कि एक अद्वितीय कार्य इन्होंने किया है, जिस कारण से इन्हें प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है। ये डेट आप क्रूशियल है, तो डेट आपको याद रखने की पद्म भूषण इन्हें 1961 ईस्वी में मिला, ज्ञानपीठ 1968 ईस्वी में मिला। उसके बाद साहित्य अकादमी है, बाकी इन्हें 3-4 जो अवार्ड मिले हैं उनको हम अलग से देख लेंगे कि कौन सी बुक है उसके लिए कौन सा अवार्ड इन्हें मिला। तो क्योंकि वही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। मुख्य कृतियों में यदि बात करें तो पीताम्बर, सत्यकाम, पल्लव, ये सारे उनके मुख्य कृतियां हैं। बाकी जितने भी इनके काव्य हो, इनकी जो उपन्यास हो, सबकी हम बात धीरे धीरे करेंगे। अब थोड़ा सा इनका जो जीवन परिचय है वो विस्तार रूप से ले लेते हैं कि इनका जो जन्म 1900 में हुआ था और 77 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये इन्हें निराला कहा जाता है और प्रकृति का सुकुमार भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, राजकुमार वर्मा जैसे कवि इस युग में आते हैं। इनका जो युग कौन सा था, तो ये जो जयशंकर प्रसाद हो गए, महादेवी वर्मा हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए और राजकुमार वर्मा हो गए, ये छायावादी कवि है। वहाँ के ये जो 4 प्रमुख स्तंभ जो बोले जाते हैं छायावाद के, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, और उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और उसके बाद सुमित्रानंदन पंत आते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि 4 स्तंभ होते हैं छायावाद युग के, वो कौन कौन होते हैं, तो फिर से आप याद कर लेंगे। छायावाद के 4 स्तंभ हैं, सुमित्रानंदन पंत, उसके बाद हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद, उसके बाद महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये 4 स्तंभ हैं, इसको आपको याद रखना है।
और जो सुमित्रानंद पंत की जैसे मैंने शिक्षा भी आपको बताई कि वो हाई स्कूल अल्मोड़ा से शिक्षा उन्होंने प्राप्त की है, और उसके बाद जो उन्होंने अपना जो नाम था वो बदल लिया था, और उसके बाद जो हाई स्कूल के लिए वो इलाहाबाद और प्रयाग चले गए थे। और वहाँ उन्होंने 1921 ईस्वी में जब उनकी जो जो मुलाकात है वो गांधी जी से जब हुई, तो गांधी जी से हर एक व्यक्ति उस समय प्रभावित हो रहा था, पूरा देश ही प्रभावित हो रहा था। तो गांधी जी से प्रभावित होकर जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन जब 1921 ईस्वी में चला, तो उस समय इन्होंने अपना जो कॉलेज है उस सबका त्याग कर दिया, कॉलेज जो हो, विद्यालय हो, इन सबको उन्होंने त्याग कर कर और हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, इन सब जो साहित्य का जो ज्ञान है वो स्व अध्ययन से इनको प्राप्त किया था। और इनकी जो काव्य चेतना है उसका विकास जो है वो खास करके इलाहाबाद में हुआ था। यहाँ पे ही उन्हें एक एहसास हुआ कि हमें जो काव्य है वो लिखना चाहिए, मेरे में ये काव्य लिखने की जो गुण है वो है। और उसके बाद वो धीरे धीरे जब उनके जो स्थिति है वो खराब होते चले गई, आर्थिक संकट में वो जूझते चले गए, जिस कारण से उनका जो जब हम उनके विचारों को भी पढ़ेंगे तो वो मार्क्सवाद की ओर थोड़ा बहुत बढ़ते दिखते हैं। ठीक है, उनका जो जीवन काल को जब हम बांटेंगे 3-4 पार्टों में, तो उनमें एक काल ही आता है जिसमें वो उनका जो झुकाव था वो मार्क्सवाद के प्रति था। तो वो ऐसा ही जो गरीबी देखना पड़ा, जो शासन व्यवस्था भारत की थी, उन सब के कारण जो उनका झुकाव मार्क्सवाद की ओर भी पड़ता है। तो ये भी हम जो उनका जीवन है उसमें देखेंगे, तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। बाद में उन्होंने 1931 में कुंवर सुरेश सिंह हैं उनसे कलंकार प्रतापगढ़ चले गए, और वहीं जाकर उन्होंने कई सारे जो रचनाएं की, और गांधी जी से वो काफ़ी प्रभावित थे। और ये इम्पॉर्टेंट जो डेट आपको याद रखनी है वो रखनी है कि 1938 ईस्वी में उन्होंने प्रगतिशील, ठीक है, 1938 ईस्वी में प्रगतिशील मासिका पत्रिका एक है रूपाभ का संपादन किया। और कब किया? तो 1938 में किया। ये भी डेट आपको याद रखनी है। और ये जो अरविंद जो है वो श्री अरविंद से भी ये काफ़ी प्रभावित है। जो इनका अंतिम जो जीवन था, अंतिम काल का जीवन, इनके जीवन को 3 पार्टों में हम बांटेंगे, बाकी सब उनको विस्तार से देखेंगे। तो अंतिम के जीवन में इन्होंने अरविंद जी जो थे उनसे प्रभावित होकर अपना जो अध्यात्म की चेतना भी इनमें विकसित हुआ था। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया 50 से 57 तक ये आकाशवाणी के परामर्शदाता के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। और 1958 में युगवाणी से जो वाणी काव्य संग्रह है उसका प्रतिनिधित्व यहाँ से वो करते थे। वहाँ से वो जो युगवाणी से वाणी जो निकलती थी काव्य वो यहाँ लिखते थे। वो उसका संकलन जो है वो सब आपको कहाँ मिल जाएगा? तो वो चिदंबरा में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, चिदंबरा नाम की एक इनके फेमस जो संग्रह है जिसमें आपको जो युगवाणी से जो कविताएं छपती थी तो वो सारे आप काव्य यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और फिर 1968 ईस्वी में इन्हें क्या मिलता है? तो 1968 ईस्वी में इन्हें भारतीय जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो मिलता है। बाकी किस बुक के लिए मिला इन सबको हम देखेंगे। 1960 में इन्होंने कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया? तो वो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया। 1961 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला। और 1964 ईस्वी में इन्होंने जो महाकाव्य इनका जो लिखा गया है लोकायतन, वो लिखा था कब? 1964 ईस्वी में। तो डेट आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आपसे नहीं होगा। है ऐसा तो है ही कि डेट याद करना काफ़ी मुश्किल होता है और बुक्स भी याद करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि कितनी चीज़ों को एक स्टूडेंट याद कर सके, लेकिन याद तो करना ही होगा। क्योंकि आपने देखा है कि जो 29 तारीख का पेपर हुआ था पंचायत वाला, उसमें लोकायतन पूछा गया था। ठीक है, लोकायतन बोल रहा हूँ, जो डेट है वो एग्जाम की डेट पूछी, एग्जाम बोल रहा हूँ, बुक की डेट पूछी जाती है। पीछे आप देखोगे कि लोकायतन जो वो जो पेपर था उसमें जो डेट पूछी जाती है, जैसे आप देख सकते हो कि ये जो कौन सा जैसे गोदान है वो उसमें पूछा गया था कि गोदान का प्रकाशन है कब हुआ था। तो ये प्रकाशन वर्ष हमेशा पूछा जाता है कि 1936 ईस्वी में गोदान का प्रकाशन हुआ था। तो प्रकाशन आपको हमेशा याद रखनी है, ये हमेशा आपसे पूछा ही जाएगा। तो इनको कोशिश करें कि आपसे याद हो जाए, वैसे काफ़ी मुश्किल होता है याद करना। तो बाकी उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1977 ईस्वी में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। जो उनका साहित्य जीवन का जो प्रमुख 3 पड़ाव मिलते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि प्रथम में वो छायावादी प्रभाव में दिखते हैं, उनमें छायावाद का विकास दिखता है। दूसरे वो समाजवादी होते हैं, क्योंकि वो जो मार्क्सवाद है उनसे उनका झुकाव बढ़ता चला जाता है। क्योंकि जब उन्होंने अपनी गरीबी को देखा, जब उनको गरीबी झेलनी पड़ी, उनकी जो संपत्ति है उन्हें वो बेचना पड़ गया था, ऐसी वो उन्होंने स्थिति देखी थी, जिस कारण से उनका जो झुकाव था वो समाजवाद और मार्क्सवाद के प्रति काफ़ी थी। और तीसरा जो अंतिम उनका चरण था वो अरविंद दर्शन से, जो श्री अरविंद है उससे प्रभावित होकर उनकी जो रचनाएं हैं उसमें आध्यात्मिकता देखने को मिल जाती है। और इनकी कृतियों या रचनाओं की बात करें तो इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो याद रखें, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, स्वर्ग किरण, युगांत, युगवाणी,
लोकायतन और चिदंबरा। ठीक है, चिदंबरा नहीं, ये चिदंबरा है। ठीक है, चिदंबरा है, तो चिदंबरा आपको याद रखें, ये चिदंबरा स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एकदम है, ये तो आपको याद ही रखनी है। बीना, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, स्वर्ग किरण, स्वर्ग किरण आप छोड़ दो, युगांतर, युगवाणी, लोकायतन और चिदंबरा, ये सब आपको याद रखनी है। एक स्वर्ग किरण आप छोड़ सकते हो। नाटक में यदि बात करें तो रजत रश्मि, शिल्पी और ज्योत्सना, ये 3 नाटक आपको याद रखनी है। रजत रश्मि, शिल्पी, ज्योत्सना। और ये उपन्यास में याद रखें तो इनकी उपन्यास हार याद रखें कि हार उपन्यास किनकी है, तो ये इनकी ही है। बाकी हम जब डिटेल से इनके साहित्य सृजन के बारे में बात करते हैं कि साहित्य के इनकी जो ज्ञान था वो कैसा था, तो इन्होंने 7 वर्ष की उम्र से ही, जब इनका बचपन जो 7 वर्ष का उम्र था उससे ही इन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। और इनका जो पहला जो रचना है वो कौन सी थी, तो गिरी जी का घंटा। ठीक है, गिरी जी का घंटा 1916 ईस्वी में इनकी पहली रचना है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और 1918 के आसपास वे हिंदी के जो नवीन धारा के प्रवर्तक जो कवि हुआ करते थे उनमें ये चले गए, और वहीं से इनके जो इसी दौर में जो कविताएं हैं वो वीणा जो था उसमें इन्होंने कविताएं इनकी संकलन होने लगी थी। मैंने आपको पहले भी बताया है। 1926 में उनका प्रसिद्ध जो काव्य संकलन है पल्लव और वाणी, कहीं कहीं आपको 1926 की जगह 1927 भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप जो 1926 को मानेंगे, बाकी ऑप्शन आप देख सकते हो, आप ऑप्शन जिस टाइप से रहे उसको लेके चलोगे, दोनों आ जाएगा, तो 26 को ही लेके आप चलिएगा। पल्लव और वाणी का प्रकाशन इसी समय हुआ था। कुछ समय पर वैसे इतने क्लोज ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे, बाकी 1927 और 26 दोनों याद कर लो। ठीक है, बाकी 26 या सही आंसर जो होगा वो 2 यदि रहे तो दोनों में 26 लगाएंगे, 26 नहीं रहेगा तो 27 भी लगा लेंगे। ठीक है, कुछ समय के पश्चात वो अपने जो, जैसा कि मैंने बताया था कि भाई के साथ अल्मोड़ा चले गए थे, और वहीं से उन्होंने जो मार्क्स जो था, वो फ्रेड जो था, इन सब से उनका जो लगाव है, उनसे वो प्रभावित हुए। मार्क्स और फ्राइड से वो प्रभावित हुए थे, उनकी जो विचारधारा है उनसे प्रभावित हुए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि वो उन्होंने गरीबी को झेला था, जिस कारण से उन्हें ये जो समस्याएं हैं इनसे प्रभावित होकर, और ये जो मार्क्स है, फ्राइड है, इनसे वो अब उनके जो विचार था उससे प्रभावित हो गए थे। बाकी जब अंत का जो चरण था वो श्री अरविंद से उन्होंने वो प्रभावित हुए थे। 1938 में रूपाब का नामक जो मासिक पत्रिका है उसका प्रकाशन किया। उसके बाद शमशेर, रघुपति सहाय आदि के साथ वह प्रगतिशील लेखक संघ जो होता था उससे भी जुड़े थे। तो जो सुमित्रा नंदन पंत थे वो प्रगतिशील जो लेखक संघ है उससे भी ये जुड़े थे। और 50 से 57 तक, जैसा कि मैंने बताया, वो आकाशवाणी के जो मुख्य निर्माता के पद पर भी उन्होंने कार्य किया था। और उनकी जो विचारधारा है उसमें योगी अरविंद से वो प्रभावित होते हैं लास्ट के चरणों में। और उनकी जो रचना है वो स्वर्ण किरण, जो मैंने अभी किरण वाला जो बताया था, तो स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि में देखी जा सकती है कि वो किस तरह से अरविंद से प्रभावित हैं। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, हो सकता है, लेकिन ये टफ थोड़ा क्वेश्चन हो जाएगा जब आपसे पूछ लिया जाए कि अरविंद से प्रभावित होकर उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, तो उसमें स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि हो जाएगा, जिसमें उन्होंने अध्यात्म की बात की है। ठीक है, अध्यात्म से थोड़ा जो प्रभावित होकर, अरविंद से प्रभावित होकर अध्यात्म की जो चीजें हैं उन पर इन्होंने बात की है। जो वाणी और पल्लव है उसके संकलन में छोटे छोटे गीत जो है वो जो प्रकृति है उसका व्यापक सौंदर्य दिखता है, इसमें पवित्रता दिखती है, और ये सब आपको देखने को मिल जाएगा कौन कौन में, वाणी और पल्लव में। ठीक है, और युगांतर जैसा कि बताया, युगांत बताइए, युगांत की रचना लेखक तक के प्रगतिशील विचार से जुड़े हुए मिलते हैं। जो उनका जो प्रगतिशील विचार है सुमित्रा नंदन पंत का, वो आपको युगांत में मिल जाएगा। युगांत से ग्राम्य तक उनकी जो काव्य प्रगतिवाद के निश्चित और प्रखर स्वरों के उद्घोषण है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो प्रगतिशील जो कवि हुआ करते थे, जो प्रगतिवाद का जो उनका लास्ट का चरण था, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी है कि जो सेकंड उनका चरण था वो क्या था, तो वो प्रगतिवादी थे। तो ये यही यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जो प्रगतिवादी जो रचनाएं हैं उनकी जो काव्य जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। युगांत से, चाहे वो युगांत हो चाहे ग्राम्य हो, इन सब में देखने को आपको मिलती है। उसके बाद आता है कि 1907 से 1918 तक के काल में स्वयं वो कवि जीवन का प्रथम चरण मानते हैं। जैसा कि अभी तो 3 चरणों में मैंने बताया, वही चीज़ें यहाँ पे रिपीट हो रही है। उसके बाद जो 1922 में इन्होंने उच्छावास, ये सब जो डेट है वो याद रखनी है, 1922 में उच्छावास और 1926 में पल्लव का प्रकाशन किया था। ये 2 कविताएं हैं, तो 1922 में उच्छावास का और 1926 ईस्वी में पल्लव का प्रकाशन किया था। और उनकी कृतियों में यदि बात करें तो सब मैंने यहाँ पे लिख रखा है।
जैसे मैंने बताया था, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम, युगांतर, स्वर किरण, स्वर्णधुली, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चितंबरा, सत्यकाम, ये सारे आपको याद रखना पड़ेंगे, क्योंकि मैं सारा जो इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे लिखा हूँ, नहीं तो जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैंने नहीं लिखा है। जैसे स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, ये अरविंद से प्रभावित होकर उन्होंने लिखा। उसके बाद ग्रंथि हो गया, गुंजन हो गया, ग्राम में हो गया, युगांत हो गया। उसके बाद कला और बूढ़ा चांद, इन सब के लिए तो उन्हें जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वही मिल गया है। उसके बाद लोकायतन के लिए उन्होंने जो अवार्ड मिला है, चितंबरा के लिए अवार्ड मिला है। उसके बाद सत्यकाम है, ये सब आपको याद रखनी है। उन्होंने अपने जीवन काल में कुल 28 जो पुस्तकें हैं उसका प्रकाशन किया था, जिसमें कविताएं हो गई, पद नाटक हो गए, निबंध हो गए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शामिल मिलेगी। और पंत का जो विस्तृत जो विचार है, उसका दर्शन है, उसकी जो मानवतावाद है, उन सब आपको उनकी जो कृति है उनमें आपको देखने को मिल जाएगी। और उसकी जो सबसे अधिक जो कलात्मक कविताएं हैं वो आपको पल्लव में मिलेगी, ठीक है, जो कि 1938 ईस्वी में संग्रहित किया गया था, जो कि 1825 तक लिखी गई थी। यहाँ पे जो 1825 तक पल्लव लिखी गई थी, मैंने 38 जो है वो 38 नहीं होगा, 1918 से 25 तक लिखी गई थी। और इसमें 32 कविताओं का संग्रह इसमें मिलता है। और इसी संग्रह में उन्हें उनकी जो प्रसिद्ध कविता है परिवर्तन, वो मिलती है। परिवर्तन जो उनकी कविता है वो कहाँ मिलती है, तो वो परिवर्तन जो कविता है वो पल्लव में ही मिलती है, जिसका जो संग्रह है वो 1918 से लेकर 1925 ईस्वी तक किया गया था। उसके बाद आता है तारापथ। तारापथ उनकी प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है, तो यह भी आपको याद रखना है। और उन्होंने ज्योत्सना नामक एक रूपक की भी रचना की है, तो ज्योत्सना, इसको बस नज़रों से आप निकाल लोगे तो उतना काफ़ी होगा। ज्योत्सना और तारापथ आपको याद रखना है। उसके बाद उन्होंने मधुज्वाल, ये एकदम इम्पॉर्टेंट है, उसको आप याद रखना है, मधुज्वाल, ठीक है। मधुज्वाल नाम से जो उमर खयाम है, उमर खयाम के जो रुबाइयाँ हैं उनका हिंदी में इन्होंने अनुवाद किया है। तो उमर खयाम के जो रुबाएँ हैं उनको हिंदी में अनुवाद किस नाम से किया है, तो मधुज्वाला नाम से किया है। और किसने किया है, तो वो सुमित्रानंदन पंत ने किया है। और जो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन हैं, इनसे मिलकर उन्होंने कौन सी रचनाएं की है, तो संयुक्त रूप से खादी के फूल नामक रचना इन्होंने की है, ठीक है। खादी के फूल नामक रचना संयुक्त रूप से हरिवंश राय बच्चन के साथ मिलकर इन्होंने किया है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। जो विचारधारा है वो 3 भागों में मैंने आपको बताया था कि जो पहला जीवन है वो छायावाद से लिखता है, ठीक है, छायावादी दिखती है। दूसरा जो पड़ाव आता है उनके जीवन का, उसमें आपको मार्क्सवाद दिखता है, ठीक है, मार्क्स से जो प्रभावित दूसरे पड़ाव में दिखते हैं। और तीसरा जो उनका पड़ाव होता है वो अरविंद होता है, तो श्री अरविंद से वो प्रभावित होते हैं और अध्यात्म की ओर जुड़ते चले जाते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, तो इनको आप ध्यान से देख लोगे। उनकी जो भाषा शैली थी वो कैसी थी, तो इनकी जो भाषा शैली थी वो अत्यंत सरल और मधुर थी। और ये इनके जो शब्द होते थे, मैंने बताया, बांग्ला अंग्रेजी से प्रभावित होते थे। इन्हीं कारण इसमें उन्होंने गतिशीलता इसमें दिखती थी, गीतात्मक शैली को इन्होंने अपनाया था। ये भी आपको याद रखना है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये गीतात्मक शैली को अपनाते हैं। और सरलता, मधुरता, चित्रात्मकता, कोमलता और संगीतात्मकता इनकी शैली का प्रमुख विशेषता है। और इन्हें प्रकृति का सुकुमार भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो प्रकृति का दर्शन है, प्रकृति जो है उसका जो काफ़ी सूक्ष्म तरीके से विश्लेषण किया है। यदि पुरस्कार और सम्मानों की बात करें तो यहीं से सवाल सबसे अधिक बनेंगे। तो हिंदी साहित्य सेवा के लिए इन्हें पूरा जो हिंदी में इन्होंने जितनी सेवाएं दी उनके लिए 1961 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण मिला था। तो ये डेट भी आपसे पूछा जाएगा कि पद्म भूषण उन्हें कब मिला था, तो वो 1961 ईस्वी में मिला था, ठीक है। और उसके बाद चितंबरा, जो इनके जो कला जो बुक है चितंबरा, उसके लिए 1968 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो चितंबरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उसके बाद काला और बूढ़ा चांद, ये दो जो काला और बूढ़ा चांद है, इनको सम्मिलित रूप से 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उसके बाद लोकायतन है, उसके लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। तो ये जो 4 अवार्ड हैं, ये चारों आपको कंठस्थ होने चाहिए। कौन सी बुक के लिए मिला, कब मिला, और जो ये जो अवार्ड है वो इनको मिला था। तो ये आपको याद रखना है। जैसे फिर से रिपीट कर लूँ तो हिंदी साहित्य में सेवा के लिए इन्हें 1961 ईस्वी में पद्म भूषण मिला। चितंबरा जो बुक है 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला चितंबरा के लिए। काला और बूढ़ा चांद के लिए 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। और लोकायतन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी इन्हें मिला। एक फैक्ट आपको याद रखनी है कि ये जो भारत का जो डाक टिकट है, तो भारत सरकार ने 2015 ईस्वी में पंत जी, सुमित्रानंदन पंत हैं, उनकी याद में डाक टिकट भी जारी किया था। तो ये भी आपको याद रखना है, 2015 ईस्वी में डाक टिकट जारी किया गया था। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि 2015 लिखा हुआ है। एक इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको बस जगह याद रख लेना है कि सुमित्रानंदन पंत राजकीय संग्रहालय,
सुमित्रानंदन पंत राजकीय संग्रहालय। जो सुमित्रानंदन पंत का जो घर था उत्तराखंड का, जो कसौनी बागेश्वर है वहाँ का जो इनका घर है, उसको संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया है, जिसका नाम है सुमित्रानंदन पंत वीथिका। सुमित्रानंदन पंत वीथिका, जो कि राजकीय संग्रहालय जो अल्मोड़ा है उसकी इकाई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो सुमित्रानंदन पंत गैलरी है। ये याद रखना है कहाँ है, तो ये कसौनी बागेश्वर में है। और ये कसौनी है कहाँ, तो ये यूके में है, उत्तराखंड में है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मिलती है। जैसे उनकी जो जितनी भी प्रकाशित साहित्य जो चीज़ें हैं वो मिलेगी, उनके जो कपड़े हैं वो मिल जाएंगे, उनके चश्मे हैं वो मिल जाएंगे, और कई सारे जैसे मिलकर भी रचनाएं, जैसे हरिवंश राय बच्चन के साथ जो मिलकर रचनाएं लिखी गई है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। उनकी जो पांडुलिपियाँ हैं वो आप मिल जाएगी। पांडुलिपि कहने का मतलब कि जो उनके जो हाथों से लिखा गया है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ये संग्रहालय का नाम आपको याद रखना है, वही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो ये वीडियो था जिसमें हमने काफ़ी डिटेल से सुमित्रानंदन पंत है उनके जीवन पे चर्चा की, उनका जो काव्य शैली कैसी थी, उनकी भाषा क्या थी, इन सब पे मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से चर्चा की है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल के ग्रोथ इसी से होगी। चैनल को जो वीडियोज हैं उसको लाइक ज़रूर करें, क्योंकि व्यूज़, एक तो व्यूज़ कम आ रहे हैं, दूसरे लाइक भी कम आ रहे हैं, तो यूट्यूब है उसको शेयर नहीं कर पाता है। तो रिक्वेस्ट है ये कर दें। बाकी मैं अपना जो पूरा प्रयास करूँगा कि आपकी जो नौकरी है उसे लेने में मैं पूरी तरह से आपकी मदद कर सकूँ। बाकी आप पार्ट नंबर 5 का इंतज़ार करिए, जल्द ही मैं उसे लाने का प्रयास करूँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।